नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। मेरे साथ राजीव मल्होत्रा जी हैं। अगर इनका परिचय सबसे संक्षेप में दिया जाए कि इन्होंने भारतवर्ष के लिए और सनातनियों के लिए जो सबसे बड़ा कार्य किया वो यह है कि पश्चिमी विचारधारा या नैरेटिव सिस्टम जो था पूरा उसको छिन्न भिन्न करने के लिए इनकी जो पुस्तक थी भारत विखंडन या ब्रेकिंग इंडिया, उसने हमारे जैसे लोगों को और हमारे जो भी दर्शक हैं, आप लोग सुन रहे हैं, जो हम लोग डिबेट में ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी और जिस तरह के एक तरह से कह सकते हैं कि हाइड्रा के जो हाथ पांव होते हैं, जो जकड़े हुए था एक तरह से हमारी वैचारिक संपदा को, हमारे पूरी सोच को, हमारी पूरी मानसिकता को, जिसमें हम कहीं ना कहीं एक भारतीय के तौर पर हमेशा शर्मिंदा महसूस करते थे, उस इतिहास को, उस परंपरा को, उस नैरेटिव को छिन्न भिन्न करने में राजीव मल्होत्रा जी का सिंगल हैंडेड कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आज हम उनसे ही इनकी जो दूसरी अभी एक पुस्तक आई है स्नेक्स इन द गंगा, उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कैसे पूरा एक नैरेटिव वारफेयर चलाया जाता है और उस नैरेटिव या इंफॉर्मेशन वारफेयर में भारत कैसे अभी तक एक तरह से शैशवावस्था में भी नहीं है। अभी हम पहला स्टेप लेना भी नहीं जान रहे हैं, क्योंकि हम इस बात का संज्ञान तक नहीं ले पा रहे हैं, एक्नॉलेज तक नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरह की कोई परिस्थिति है। राजीव जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। स्वागत है डू पॉलिटिक्स में। धन्यवाद धन्यवाद सर, सबसे पहला प्रश्न है जो आपकी पुस्तक के जैकेट पर ही है, जो तीसरा हिस्सा है आपके पुस्तक का, कि एक प्रश्न आपने पूछा है कि इज इंडिया फॉर सेल। इससे क्या तात्पर्य है? मतलब भारत बिक रहा है कि नहीं बिक रहा, ये प्रश्न पूछा है। अब ये इसलिए पूछा है क्योंकि ये जो हार्वर्ड में जो सांपों का घोंसला है, जहाँ से सांप पैदा किए जा रहे हैं, वो सांप जहरीले हैं और सांप भेजे जा रहे हैं सारी दुनिया में। यूएसए में भी ट्रेनिंग दी जा रही है, जो सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, हार्वर्ड से बड़ी ट्रेनिंग होती है। यूएस के यूनिवर्सिटीज़ की भी हार्वर्ड से ट्रेनिंग होती है। और ऐसे जो सांप हैं वो इंडिया भी भेजे जा रहे हैं। इंडियंस ही को लाते हैं, उनको ट्रेन करके फिर भेज देते हैं। तो ये जो बात है इंडिया इज़ फॉर सेल, मतलब भारत, जो भारतीय लोग हैं वो ही इसमें मिले हुए हैं। तो इंडियंस ही अपने अपने देश को बेच रहे हैं। अब ये जो बेचने वाले हैं कई लेवल्स के हैं। बेसिक लेवल पे हैं, जो स्टूडेंट जाते हैं और वो बहुत महंगी जगह है, काफ़ी $70,000-80,000 ईयर का होता है। तो जो बड़े इलीट लोग हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं, वो जाके वहाँ पढ़ लिख के क्या गलत समझ के आ जाते हैं। तो एक तो वो बेच रहे हैं। दूसरा है जो इंडियन प्रोफेसर हैं, सारे इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो लिबरल आर्ट्स में हैं, सोशल साइंसेज में हैं, वो हार्वर्ड को बहुत मानती हैं, जैसे कि वो विश्वगुरु बन गया है। तो वो हार्वर्ड को विश्वगुरु हमने बना दिया ऐसी गलती से। तो एक तो वो भी बेच रहे हैं अपने कंट्री को। और तीसरी बात ये मेन है इसमें, जो एक बात लोगों को अभी तक नहीं पहचानी, जो पहली बार इतना एक्सपोज कर रहे हैं, वो ये है कि इंडिया के ही बड़े से बड़े बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट वो भी हार्वर्ड को पैसा दे रहे हैं, और उनका नाम और उनके पैसे से ही हार्वर्ड ये काम कर रहा है। और उनको अभी हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने ही बिलियनियर्स लोगों को, अपने ही इंडस्ट्रियलिस्ट को, कि आप प्लीज़ इसको देखिए कि आपको जो हार्वर्ड कर रहा है आपकी ही बदनामी होगी, क्योंकि आप भारतीय लोग हैं, आपको भारत से प्रेम है, लेकिन आपके नाम पर ये हार्वर्ड काम कर रहा है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या कर रहा है। इस मतलब ये है कि इंडिया इज़ फॉर सेल, मतलब कि सारे लोग इंडिया के बेच रहे हैं इंडिया को। और ये ऐसी क्या बात है कि मेरे काम है कि जाके उनको बचाओ, इंडिया को बचाओ, और मैं लड़ूं, अपना नाक, अपने सारे इज्जत ऊपर रखूं, सामने रखूं, और वो मुझे अटैक करी जा रहे हैं। तो हेल्प मिलनी चाहिए, सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो सपोर्ट देने की बजाय जो जैसे हम ये काम करते हैं, तो कई लोग इंडियन हैं, उनका तो ये एटीट्यूड होता है कि इसको लड़ने दो, तो इसी को मार पिटाई होगी, हम तो चुप बैठे रहेंगे, हम कंट्रोवर्सी में क्यों आए। तो ये हमको लगता है कि जो इंडियन लोगों को हेल्प देनी चाहिए, गवर्नमेंट को देनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स को देनी चाहिए, हमारे गुरुज को देनी चाहिए, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को देनी चाहिए, वो अभी तक हेल्प नहीं आई, क्योंकि वो अपने ही लगे हुए हैं अपनी बात में। तो आई फील कि इंडिया इज़ फॉर सेल इन द सेंस कि लोग इंडिया को ही बेच रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए देश को जाने दे रहे हैं कि जो देश को जो हो सके, जो होता है। अब ये इंडिया इज़ फॉर सेल ये अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हुआ था। अब सबको मालूम है कि क्या उसका नतीजा निकला। आपकी पुस्तक का एक बहुत बड़ा फोकस क्रिटिकल रेस थ्योरी को रीपैकेजिंग, जो है मार्क्सिज्म रीपैकेज्ड करके है, और उसमें
रेस को वेस्ट वाले जो है जाति से, कास्ट से इक्विवेलेंस उसके क्रिएट कर रहे हैं, और ब्राह्मणों को जो है एक सैटनिक या इविल की तरह, प्योर इविल की तरह दिखाया जा रहा है। तो ये जो फॉल्स इक्विवेलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, और उधर से भारत के बारे में जो एक दुष्प्रचार हो रहा है, मिथ्या प्रचार हो रहा है कि हर चीज को, खास करके सिलिकॉन वैली में अभी एक ये चला हुआ है कि ब्राह्मण शब्द सुनते ही ये लोग मतलब बिदकने लगते हैं, और गूगल ने और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने अब जो है ऐसे सेमिनार्स को फंड करना आरंभ कर दिया। शायद वो अवेयर नहीं है कि इसमें आखिर होने क्या वाला है। इस पर आपके कमेंट? हाँ, तो ये है, ये जो क्रिटिकल रेस थ्योरी है, इसका ठीक था, ये जो ब्लैक्स थे उनके अगेंस्ट काफ़ी हुआ, अत्याचार हुआ, तो उन्होंने क्रिटिकल रेस थ्योरी निकाली। मार्क्सिज्म के साथ उन्होंने इंटरप्रेट किया कि जो ब्लैक्स हैं वो ऑप्रेस्ड, उनको ऑप्रेस्ड कहते हैं, और जो अप्रेसर है, जो उनके ऊपर कर रहा है हमला, वो वाइट्स हैं। तो ये क्रिटिकल रेस थ्योरी बन गई क्लास वॉरफेयर की, और ये ब्लैक्स को काफ़ी उनके पास जोर आया, दम आया कि भी हम भी लड़ेंगे। तो वो तो उनके लिए तो ठीक है, पर उसको इंडिया ले आए, इंडिया की, इंडियन सोसाइटी के ऊपर, कि ये जो इंडियन सोसाइटी में जो कास्ट है वो भी एक तरह की रेस है, उन्होंने कहा, और जो दलित हैं वो ब्लैक्स हैं, और जो जो नॉन दलित हैं, अपर कास्ट के हैं, वो वाइट हैं। तो ये जितनी भी अमेरिकन हिस्ट्री है वो इंडिया के ऊपर ले आए, कि जैसे वहाँ पर रेस हुई थी, स्लेवरी हुई थी, तो यहाँ पर भी दलित को स्लेवरी बना के रखा हुआ है, ऐसी बात उन्होंने निकाली। अब ये जो हार्वर्ड में एक है सूरज येंगडे, वो दलित है, वो अपने आप को ब्लैक कहता है। वो कह रहा है कि जो ब्लैक्स हैं और दलित हैं एक ही हैं, तो अपने आप को एफ्रो दलित, अफ्रीकन दलित का हाइफिनेट करके एक वर्ड बनाया, एफ्रो दलित, और उसने ब्लैक्स के साथ भाईचारा किया, वो भी हार्वर्ड वाले लोगों के साथ, और उसने ये हमला शुरू किया। उसने बहुत पुस्तकें लिखी हैं, इंडिया में बहुत फेमस है वो, ऑप एड्स भी लिखता है, यहाँ पर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी बना है। और एक उसके साथ एक है अजंता सुब्रमण्यम, वो भी हार्वर्ड की प्रोफेसर है। तो उसने एक पुस्तक निकाली है कि आईआईटीज़ जो हैं वो आईआईटीज़ हैं कास्ट के कारण, कास्ट में फंसे हुए हैं, और ब्राह्मण ने कास्ट आईआईटीज़ को शुरू किया था ताकि ब्राह्मण आके बढ़ें और दलित को दबाएं, ताकि एक जनरेशन, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, सब ये कास्ट वाली चलती जाती है आईआईटीज़ में। और मेरिट वेरिट जो कहते हैं, मेरिट, वो मेरिट बकवास है, ठीक नहीं है, वो ऐसे ही कास्ट की बात है और रेसिज्म है। तो ये उनकी पुस्तक बहुत पॉपुलर होगी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने निकाली। और फिर एक है इक्वालिटी लैब्स, एक और लेडी है, इंडियन ही, वो भी न्यूयॉर्क में, उन्होंने एक योजना शुरू की, एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, इक्वालिटी लैब्स। उन्होंने सर्वे किए, और उनके सर्वे जो गलत सर्वे हैं एक्चुअली, उनके मुताबिक जो सिलिकॉन वैली में और बाकी जगह जो इंडियन टेक वर्कर्स बहुत सारे हैं, तो वो कास्ट बायस हैं उनके मुताबिक, कि ये जो लोग इन कंपनियों में लोअर कास्ट को दबाया जाता है, ब्राह्मण्स को ऊपर लिया जाता है, ये बायस है। और ये उसके अगेंस्ट उन्होंने केस चलाए। उन्होंने केस चलाए कई कंपनीज़ में, जैसे सिस्को एक बहुत बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिकन, उसमें उसके अगेंस्ट केस चलाया कि तुम्हारे कंपनी के अंदर ब्राह्मण्स को प्रेफर किया जाता है और दलित्स के अगेंस्ट किया आप चलते हैं, और ये रेसिज्म है। और जो अमेरिका में लॉज हैं रेसिज्म के अगेंस्ट, जो लॉज बनाए थे स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए, अब वो लॉज लगाए जा रहे हैं कि हम ये जो दलित हैं ये स्लेव्स की तरह हैं आपकी कंपनी में, और आपकी कंपनी में ये बायस हो रहा है, रेसिज्म हो रही है, तो इसके अगेंस्ट केस चलाएं। और सिस्को को फिर केस लड़ना पड़ा, कि सिस्को ने डिफेंड किया कि भी हम ऐसे नहीं कर रहे। तो उसके कारण, उसके द्वारा सारी सिलिकॉन वैली की कंपनियां घबरा गई। माइक्रोसॉफ्ट घबरा गई, गूगल घबरा गई, फेसबुक घबरा गई, अमेज़ॉन घबरा गई, एप्पल घबरा गई, सारे कंपनीज घबरा गई कि हमारे पास ये 10, 15, 20, 30 हज़ार जितने भी इंडियंस हैं, अब ये कहा जा रहा है कि ये तो सब कास्ट वाले लोग हैं, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम होगी हमारी। और हम जो इंडिया में आउटसोर्स करते हैं, हमारे लाखों लोग वहाँ काम करते हैं, तो ये भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हार्वर्ड से जुड़ी हुई हैं, इन्होंने वहाँ जाके उनको कहा कि हम आपको वर्कशॉप देंगे, सेमिनार देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपकी सारी मैनेजमेंट को ट्रेनिंग सीखनी पड़ेगी, और उनको हम सिखाएंगे कि ये रेसिज्म जो है इंडिया की है, इसका क्या इतिहास है, कहाँ से आई, और ये हिंदू धर्म से आई, ये वैदिक धर्म से आई, ये सारा कुछ हम तुमको ट्रेनिंग देंगे। और फिर इसको ख़त्म करने के लिए कहेंगे डिसमेंटल हिंदुत्व, कैसे हिंदुत्व को ख़त्म करना चाहिए, तभी आपकी रेसिज्म ख़त्म होगी। तो ऐसे विचारधारा से उन्होंने वर्कशॉप शुरू की हैं, और ये वर्कशॉप्स बहुत हाई प्राइस मांगती हैं,
और ये जो कंपनीज है, अमेरिकन कंपनीज, उनके पास पैसे तो बहुत है, तो वो ले आ रही हैं कि हाँ चलिए आपको हाथ जोड़ते हैं, प्लीज़ जाके वर्कशॉप कर दीजिए। मतलब वो समझते हैं कि हम वर्कशॉप करवा देंगे, इनको पैसा दे देंगे तो हमको छुटकारा कर देंगे। लेकिन वो लोग और आगे बढ़ते जा रहे हैं, अंदर जाते खुद से जा रहे हैं। तो ये सिलिकॉन वैली में ये प्रॉब्लम तो बहुत ही हो गया। अब हमने हमारे को कितनी ईमेल्स आई जो इंडियन लोग हैं, टेक वर्कर्स हैं इन कंपनीज में, जो कह रहे हैं हमको प्लीज़ ट्रेनिंग दो, बताओ क्या से जवाब दें, हमको ये नहीं मालूम। क्योंकि हमको बहुत एम्बैरेसमेंट होती है, शर्मिंदा होती है कि हमारा बॉस कहता है अच्छा जाओ कास्ट ट्रेनिंग तुम्हारी होगी, कास्ट ट्रेनिंग होगी, एक कंपनी ऑर्गेनाइज करी है, वहाँ जाके सेमिनार अटेंड करो। तो जब हम चुप करके बैठते हैं तो वहाँ हमारे अगेंस्ट क्या बोला जा रहा है और हमको जवाब देने का मौका नहीं मिलता। तो ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। तो ये इतना सीरियस प्रॉब्लम है कि इंडियन मिनिस्ट्री जो है टेक्नोलॉजी की है, जो आईटी एक्सपोर्ट वाले लोग हैं, जो नेस्कॉम है, जो फिकी है, जो आईआईटी के लोग हैं, इनको कुछ करना चाहिए। इन्होंने कुछ भी नहीं किया इसके बारे में, कुछ किया ही नहीं, चुप बैठे हैं। हम लड़ रहे हैं, हम उनकी लड़ाई हम कर रहे हैं अकेले। और जो वो लोग कितना पैसा कमा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी से, उनके पास काफ़ी कुछ रिसोर्सेज हैं, उनके पास क्रेडिबिलिटी है, उनके पास पब्लिक रिलेशंस हैं, लॉयर हैं, कितना कुछ है, उनको खड़े होकर कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए हम ये पुस्तक में दिखा रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और बढ़ता जा रहा है, और हम अकेले बैठे लड़ाई कर रहे हैं, हमको कुछ सहायता चाहिए। तो ये इसीलिए हमने ये पुस्तक निकाली। थोड़ा इसी से डाइग्रेस करूंगा। आपने हिंदुत्व की बात की, अभी हमने लेस्टर में भी देखा, उधर स्वामीनारायण मंदिर पे कनाडा में अटैक हुआ, अमेरिका में भी लगातार इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। ये हिंदुइज़्म और हिंदुत्व को, जो कि वस्तुतः हिंदुइज़्म अंग्रेजी है, हिंदुत्व उसका हिंदी है, हिंदू तत्व हो गया, हिंदुत्व ऐसे करके है। तो ये मतलब ये कैसे किया जा रहा है, और क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ नैरेटिव जो है एकेडमिक ही है, या मीडिया में ही ऐसा चलता है, ऑन ग्राउंड ये ट्रांसलेट नहीं होता है, या इसको आप किसी दूसरे तरह से देखते हैं? नहीं, इसका एजेंडा ये है कि ये जो क्रिटिकल रेस थियोरी है, क्रिटिकल रेस थियोरी है कि मार्क्सिज्म कहती है कि जो भी ऑप्रेस्ड हैं, जो भी पीछे गिरे हुए हैं, उनका जो ऑप्रेसर है, जो उनको गिरा कर दबा कर रखा हुआ है, उसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन होना चाहिए। उसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन होना चाहिए, तो सारे नैरेटिव को बदलना चाहिए ताकि उसके अगेंस्ट हो नैरेटिव। तो ये उन्होंने इंडिया में उनका मार्क्सिज्म का ये है कि जो भी वैदिक धर्म है, जो भी हिंदू हैं, हिंदुत्व हैं, गुरुज हैं, जो भी इनकी परंपरा है, ये ऑप्रेसर हैं। और जो माइनॉरिटी हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, दलित हैं, ऐसे लोग हैं, वो उनको दबा के रखा हुआ है। तो इसलिए उनको रेवोल्यूशन होना चाहिए, और ये जो वैदिक है उसको डिसमेंटल, मतलब उसको तोड़ फोड़ कर देना चाहिए। तो ये तो उनकी आइडियोलॉजी है, तो वो अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक कर रहे हैं। पहले ये जो आइडियोलॉजी थी वो छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में होती थी, जैसे यहाँ जेएनयू है, वैसे छोटी मोटी जगह अमेरिका में होती थी, और मार्क्सिज्म मेन स्ट्रीम में नहीं थी। अब ये जब ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट शुरू हुई, तो वो सारे लोगों को बहुत गिल्टी फील किया कि ये जो ब्लैक्स हैं उनके अगेंस्ट हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ठीक भी बात है। तो उसमें मार्क्सिस्ट घुस गए, उनको ब्लैक्स को ले आए अपनी तरफ कि अब ये मार्क्सिज्म के साथ ही इसको लड़ाई करेंगे हम। तो फिर दलित पहुंच गए वहाँ कि देखिए हम भी ब्लैक्स हैं, हमको मत भूलो, सारी वर्ल्ड में जो भी अप्रेस्ड लोग हैं वो ब्लैक्स ही कहलाए जाने चाहिए, तो हम भी आपके साथ ही करेंगे, और हमारे को भी हेल्प देनी चाहिए। मुस्लिम चले गए, अब जितने भी मुस्लिम हैं वो भी इसमें ज्वाइन हो गए, क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाले, चर्च वाले, वो भी ज्वाइन हो गए। तो ये मतलब जितने भी एंटी मोदी, एंटी गवर्नमेंट, एंटी जो भी बरखिलाफ ये वेदा के अगेंस्ट है, हिंदूज के अगेंस्ट है, ये सब लोगों का अड्डा बन गया हार्वर्ड कि अब जाके हम मिलकर इसको टॉपल करेंगे। तो ये वहाँ हार्वर्ड में जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग होती है। हाँ, जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा स्कूल है ऑफ जर्नलिज्म, वो सारे वर्ल्ड में फेमस है। वहीं से वॉशिंगटन पोस्ट के, न्यूयॉर्क टाइम्स के, बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट वहीं से ट्रेनिंग करके जाते हैं, और वहाँ पर सेनेटर्स, कांग्रेसमैन पैदा होते हैं जो आगे जाके फिर अमेरिका के रूल करते हैं अमेरिका को। और वहाँ पर जो सेनेट कांग्रेस वाले के जो ऑफिसेज में जो लोग काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, स्कॉलर्स हैं, वो भी वहीं से पढ़े लिखे होते हैं। सो हार्वर्ड की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हार्वर्ड की पावर बहुत ज़्यादा है, हार्वर्ड की इतने पैसे, उनके पैसे भी बहुत हैं, उनकी एंडाउमेंट सारी वर्ल्ड में यूनिवर्सिटीज़ में लार्जेस्ट एंडाउमेंट है। सो वहाँ पर जो इंडियन एलीट हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बच्चों को भेजते हैं, गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है वो आईएएस को ट्रेन करने के लिए हार्वर्ड भेजते हैं, और हार्वर्ड में जाके फिर वो उनकी ये ब्रेन वॉशिंग होती है, ये लोग आईएएस वाले आ जाते हैं, उनको ये सीखते हैं। अब हम वीडियो निकाल रहे हैं कुछ ही दिनों में, जहाँ पर जस्टिस चंद्रचूड़,
सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, वो ये इन लोगों को, हार्वर्ड को कोट कर रहा है। वो ये अजंता सुब्रमण्यम जिसने आईआईटी के अगेंस्ट लिखा उसको कोट कर रहा है, और जो सूरज यंगडे है जो कह रहा है कि जो दलित हैं तो ब्लैक्स हैं, वो उसको कोट कर रहा है। जो ये इक्वालिटी लैब्स का रिसर्च किया गया है, सर्वे किया गया है, उसको कोट किया कर रहा है। वन कोटेशन आफ्टर अनदर, एक एक कोटेशन के बाद वो खड़ा होकर ऐसी बात कर रहा है। वो वीडियो बना रहा है, मतलब बड़े ओपन, हमने कोई उसके अगेंस्ट कोई ऐसी बात नहीं की, जो उसने कहा है वही हम कोट कर रहे हैं। तो ये बात, इसका मतलब हार्वर्ड की इतनी पावर है। यहाँ पर उन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी चलाई है उनके विचारों से, क्रिया यूनिवर्सिटी साउथ में चलाई है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बॉम्बे में भी उनके विचारों से चलता है, और अब सुप्रीम कोर्ट में भी वो पहुँच गए हैं। तो इसका मतलब ये जो बात है हार्वर्ड से शुरू होती है, पर कहाँ कहाँ तक पहुँच जाती है। मुख्य जो एक तरह से कह सकते हैं केंद्र बिंदु इस पुस्तक का वही है कि हार्वर्ड जो है ग्राउंड जीरो है एंटी इंडियन नैरेटिव के लिए। आपने अभी मतलब धीरे धीरे पहले प्रश्न के उत्तर में और अभी वाले में बताया थोड़ा थोड़ा बहुत। भारत से लगभग कितना पैसा जाता है? एक तो ठीक है कि चेयर्स क्रिएट कर लेगी, बट चेयर जो है टोटल जो पर ईयर जो जा रहा होगा भारत से पैसा, हजारों बच्चे जाते हैं, और आपने बताया कि एक बच्चे पे लगभग 70-75 हज़ार डॉलर पर ईयर आता है, उसको खाने पीने, और अगर उसकी लाइफस्टाइल उस तरह की है तो $100,000 $1,00,000 तक जाएगी। तो एंडाउमेंट और ये चेयर वाला वो तो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट एक समय उसका इन्फ्लुएंस बहुत है। हाँ, उसका तो उस पे थोड़ा बताइए कि भारत से एक तरह से हम अपने ही खिलाफ हेट्रेड को फंड कर रहे हैं एक तरह से। देखिए, आपके स्टैटिस्टिक्स हैं, मेरा ख्याल 1 लाख 2 लाख इंडियन स्टूडेंट्स यूएसए में पढ़ रहे हैं। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं 30-40 हज़ार डॉलर से कम पर ईयर वहाँ पर नहीं है, अप टू 80-90,000। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर ईयर इतने सारे लोगों का कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम खर्च रहे हैं, और ये खर्च रहे हैं। इतने पैसे से तो इंडिया में यूनिवर्सिटीज पैदा हो सकती थी, कितनी हम यूनिवर्सिटी पैदा कर सकते थे। और इंडिया को विश्व गुरु बनना है तो ऐसी यूनिवर्सिटी इंडिया में होनी चाहिए, अपनी होनी चाहिए, अपनी विचारधारा की होनी चाहिए, तभी हम अपने आप को विश्व गुरु कह सकते हैं। ये नहीं कि हम ऐसे ही नाम के तो विश्व गुरु अपने आप को कहते हैं, पर हम हाथ जोड़ते हैं हार्वर्ड के सामने कि तुम हमको बताओ, तुम हमको सिखाओ। अब हार्वर्ड वाले पॉलिसीज बना रहे हैं, इंडिया की पॉलिसीज बना रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, सोशल जस्टिस की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, फेमिनिज्म की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, LGBTQ की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। वो बना रहे हैं पॉलिसी के ये जब कोविड आया तो उनके मुताबिक इंडिया में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, मुस्लिम्स हैं, दलित हैं, इनको नहीं हेल्प दी गई, बाकियों को हेल्प दी गई, ये सोशल जस्टिस नहीं हुआ। इंडिया में तो बिल्कुल बात अलग ही बात है। इंडिया में वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इंडिया में किया, तो हार्वर्ड में उसके बारे में नहीं विचार होता। हार्वर्ड में होता है कि प्रॉब्लम क्या हो गया इंडिया में। तो ये जो नेगेटिव है इसको वहाँ कहते हैं अट्रॉसिटी लिटरेचर। मतलब ये जो ऐसा लिटरेचर है कि वो दिखाता है कि वो जो दूसरी समाज है वो कैसे गलत लोग हैं, वो कैसे सेटेनिक हैं, या कैसे मतलब नेगेटिव लोग हैं, असुरिक लोग हैं, ऐसे बताना चाहते हैं, ताकि उनके ऊपर अटैक किया जा सके, इमोशनली साइकोलॉजिकली किया जा सके, और उनको कंट्रोल में रखा जाए कि जब यदि आप बहुत बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास हम आपको ऐसे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत मसाला है आपके अगेंस्ट। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, और इंडिया वालों में जागृति नहीं। इंडिया वाले तो अभी तक मुझे कहते हैं नहीं हार्वर्ड तो इतनी फेमस जगह है। अरे फेमस तो है, पहले ज़माने में ऑक्सफोर्ड भी, अंग्रेज़ों ने ऑक्सफोर्ड इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाई। पहले भी ऑक्सफोर्ड बड़ी पुरानी चीज़ थी, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में जब इंडिया पर राज कर रहे थे, ऑक्सफोर्ड से ही सारी विचारधारा, सारा नैरेटिव वहीं से पैदा होता था। वहीं पर ऑक्सफोर्ड वाले, उनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, उनको सिखाते थे, और वो ऑक्सफोर्ड वाले संस्कृत भी जानते थे, सारी भाषाएं भी जानते थे, इंडिया का सारा इतिहास जानते थे, बहुत उनमें एक्सपर्टीज़ थी, और वो एक्सपर्टीज़ अपने ढंग से वो सिखाते थे। अब वो काम हार्वर्ड कर रहे हैं। आप अपने पुस्तक में जेंडर के बारे में, ये जो वोकरी अभी चली हुई है कि 72 तरह के जेंडर होते हैं, और दुर्भाग्य यह है कि भारत के भी कुछ विद्यालयों में जो अब इंटरनेशनल स्कूल और इस तरह की चीज़ें होती हैं, वहाँ पे धीरे धीरे करिकुलम में इस चीज़ को डाला जा रहा है। क्या हमें चिंतित होना चाहिए इसको लेकर? जी, होना चाहिए। हमारे इतिहास में और हमारी संस्कृति में कोई किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा।
जो चाहे कोई मेल है, फीमेल है, कोई ट्रांस है, कोई जैसे है, मतलब कोई लॉज नहीं बने कि ये ठीक है या गलत है, मतलब जो अपना लोग प्राइवेट लाइफ में कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। तो अमेरिका में क्योंकि इनको दबाया रखा था, इन्होंने लॉज बनाए उनको ताकि इक्वल राइट्स मिले, जो यहाँ पर कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, तो उसके लिए लॉज की जरूरत भी नहीं थी। तो क्योंकि जो आप प्राइवेट में कर रहे हैं कोई किसी को मालूम नहीं, ना ही किसी का मतलब है पूछने की। तो अमेरिका में क्योंकि ये खूब काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, तो वहाँ पर एक्टिविज़म बहुत है, तो वहाँ पर ये इन लोगों ने यूनाइट किया है मार्क्सिज्म, वो भी मार्क्सिज्म और क्रिटिकल रेस थियोरी से जुड़कर, और ये ब्लैक्स वाइट्स का जो लड़ाई है उसमें जुड़कर, माइनॉरिटीज़ के साथ जुड़कर, ये सारा लेफ्ट विंग ने LGBTQ जो कहलाते हैं उनको भी अपने साथ लगा लिया। अब इंडिया में अब वो यही जो लड़ाई उनके सोसाइटी में हो रही है वो इंडिया में भी ला रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे को ये है कि ऐसे लोगों को हम इज़्ज़त देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी चाहे LGBTQ हो उनको हम इज़्ज़त देते हैं, लेकिन लड़ाई का क्या फ़ायदा। अब यहाँ पर हमने बुक में ये निकाला है कि जैसे गोदरेज है, गोदरेज ने एक गोदरेज कल्चर लैब शुरू की है। गोदरेज कल्चर लैब्स में इन चीज़ों, इन LGBTQ को वो सपोर्ट करना चाहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उसके नाते कश्मीर के, इंडिया का जो कश्मीर स्टैंड है उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, इंडियन आर्मी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है। इसका मतलब उनका एजेंडा कुछ और है, उनका एजेंडा ब्रेकिंग इंडिया है, और ब्रेकिंग इंडिया जो एजेंडा है वो उसको पूरा करने के लिए जो भी ग्रुप उनको मिल जाए, जो भी ग्रुप मिल जाए जिसको वो भड़का सकते हैं वो भड़का लेते हैं। अब LGBTQ लोगों को इसीलिए वो ऊपर ला रहे हैं ताकि वो उनके लिए उनकी लड़ाई करें। पुस्तक का एक हिस्सा चीन के हार्वर्ड नेक्सस पे भी है, और हमने समाचारों में पढ़ा कि उनके कई जासूस मतलब स्टूडेंट बन के रह रहे थे, सीक्रेट्स जो है पास कर रहे थे लंबे समय से। अमेरिकन फिल्म्स को हम जब हॉलीवुड को देखते हैं तो उसमें एक फ्रेज जो है बड़ा हेटरेट के साथ बोला जाता है, आर यू ए ब्लडी कम्युनिस्ट, इस तरह से। तो एंटी कम्युनिस्ट विचारधारा का एक राष्ट्र धीरे धीरे कैसे अब वहाँ पे कम्युनिस्ट को एक तरह से लाइक किया जाने लगा है। सड़कों पे जितने भी, आपने सारा बता ही दिया कि इस्लामिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, ब्लैक्स हैं, दलित्स हैं, जो भी है, कोई भी तरह का प्रोटेस्ट, मतलब किसी बिल्डिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है तो सेम ग्रुप हर जगह पे एक तरह, वही जो मोदी जी आंदोलन जीवी शब्द का प्रयोग करते हैं, दे थ्राइव ऑन दिस काइंड्स ऑफ मतलब डिस्टर्बेंसेज और ये सब। तो ये एंटी कम्युनिस्ट से एंटी इंडिया मतलब कब बनना आरंभ हो गया? तो ये बहुत देर से हो रहा था, लेकिन पिछले 5-6 सालों में बहुत बढ़ गया, और इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हमने जो इंडियन प्रोफेसर हैं उनके नाम दिए हैं उस पुस्तक में। जी जी। ये प्रोफेसर हैं, इनका ये काम है, ऐसे से बोलते हैं। और शर्म की बात यह है कि कुछ ये नीति आयोग में इंडिया में एडवाइज़र भी बन गए हैं। अब वो जब इंडिया आते हैं तो बहुत वो हिंदू और फ्रेंडली बन जाते हैं, भारतीय बन जाते हैं, बिल्कुल इंडियन लगते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट चेक नहीं करती, तो उनको अवार्ड भी मिल जाते हैं, उनको पोजीशन भी मिल जाती हैं, उनका बहुत सम्मान होता है कि भी ये तो बहुत ग्रेट लोग हैं। सो प्रॉब्लम इज़ कि हमारे लोगों को इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, और सिर्फ सुपरफिशियल लेवल से जो हमारी एम्बेसीज हैं, जो कॉन्सुलेट्स हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस है जिसका काम ही है कि फॉरेन कंट्री में जाके इंडियन कल्चर फैलाओ, तो वो तो ये काम ही नहीं कर रहे, वो देख ही नहीं रहे। तो ये जो इंडिया के अगेंस्ट ऐसे किया जा रहा है, जो इंडियन इस्लामिक फोर्सेस हैं, इंडियन लेफ्टिस्ट फोर्सेस हैं, इंडियन ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनके लिए तो हार्वर्ड तो बहुत ही बड़ी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। अब वहाँ राहुल गांधी को लाकर, राहुल गांधी हमने इसमें कोट किया है, राहुल गांधी हार्वर्ड जाके कैसे एंटी इंडिया बोलता है, इंडियन डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बोलता है। अब ये शर्म की बात है, क्योंकि इंडिया में लड़ाइयाँ होती हैं तो ठीक है, होनी चाहिए, अभी पॉलिटिक्स में होता है, सब लोग करते हैं। इंडिया में कोर्ट्स भी हैं, लीगल केस भी बना सकते हैं आप, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ वोटो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। पर हार्वर्ड जाके हार्वर्ड वालों को कहो कि भी तुम लोग अब गवर्नमेंट को जाओ सैंक्शंस बना दो इंडिया के अगेंस्ट, ये गलत बात है। ये गलत बात है। ये प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंडियंस आर फॉर सेल। इंडिया जाके बिक गए, इंडियंस जो बिक गए हैं वो ये काम करवा रहे हैं हार्वर्ड से। यदि इंडियंस बंद कर दे ऐसा काम कराना तो हार्वर्ड विल नॉट बी एबल टू, हार्वर्ड नहीं कर पाएगा। हार्वर्ड को फिर कहीं और किसी और कंट्री के पीछे जाएगा। हार्वर्ड को इंडिया के पीछे जाने का ये मौका मिला है इंडियन ही के कारण, इंडियन लोगों के ही कारण हुआ है।
ये आप एक तरह से ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये हार्वर्ड की गलती नहीं, इंडियन लोगों की गलती है। इंडियन लोग जैसे अंग्रेज़ों के पास जाते थे, एक राजा अंग्रेज़ के पास जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो जो दूसरा राजा है उसके अगेंस्ट हमला करो, हम तुम्हारे से मिलकर करवाएंगे, वो मेरा दुश्मन है उसको मार देंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी डिवाइड एंड रूल कि एक राजे के साथ मिलकर दूसरे के अगेंस्ट कर दिया। तो जो राजा थे वो भी ऐसे उनका प्रॉब्लम था ना कि वो आपस में समझौता नहीं कर पाते। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाते थे कि आप लड़ाई का समझौता कीजिए, और उनका अपना ही एजेंडा था। अब यहाँ पर आजकल अमेरिका के पास जा रहे हैं, ये जो माइनॉरिटी ग्रुप है या कोई ऐसे जिसको भी कोई प्रॉब्लम है वो भागता है हार्वर्ड की, मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ वो प्रॉब्लम हुआ, उसको वो एयर टिकट दे देते हैं, उसको फिर वो आके कहते हैं सेमिनार करो और इंडिया के अगेंस्ट बोलो, उनको चांस मिलता है। तो ये जो इंडियन लीडर हैं वो समझते हैं कि बहुत फ़ायदा हो गया हमको। अब काफ़ी इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं ऐसे, उनके बारे में हमने उनका नाम दिया है। कई कल्चर वाले हैं जैसे टीएम कृष्णन है, उनके बारे में भी लिखा है, वो भी बाहर जाके क्या कहते हैं। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका नाम भी दिया। हमने इस पुस्तक में काफ़ी लोगों के नाम दिए हैं और बिल्कुल कोट किया है कि उन्होंने क्या क्या कहा। आप जो नई शिक्षा नीति है 2020, एक तो भारत जैसे राष्ट्र में लगभग 75 वर्ष में तीसरी शिक्षा नीति आई है, वो भी इम्प्लीमेंट अभी तक मतलब नहीं हुई है। एनईपी 2020 को लेकर भी आपकी पुस्तक में काफ़ी मतलब आप कहते हैं कि इसमें ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देखिए जो साइंस एजुकेशन है वो तो ठीक है, आगे होनी चाहिए, और साइंस एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, मैनेजमेंट, ये जो है चीज़ें, ये इनके लिए हार्वर्ड अच्छी जगह है। क्योंकि आप वहाँ से साइंस ला सकते हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटी, चाइना अमेरिकन यूनिवर्सिटी से साइंस मांगता है, टेक्नोलॉजी मांगता है, जासूस भी भेजता है ताकि चोरी भी हो जाए, लेकिन उनके साथ ह्यूमन राइट्स की बात नहीं मांगता, सोशल जस्टिस की बात नहीं मांगता, माइनॉरिटी की बात नहीं मांगता। वो कहता है कि हार्वर्ड तुम लोगों को कश्मीर, ये तिब्बत के बारे में बोलने का हक नहीं है, ये यूगर जो मुस्लिम्स हैं उनके बारे में तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है, तुम हांगकांग के बारे में नहीं बोलोगे, तुम ताइवान वाइवान की बात नहीं करोगे, ये तुम्हारा काम ही नहीं है, ये हम तुम्हारे को नहीं बोलने देंगे। ऐसे चाइना अपना रोब लगाता है। लेकिन साइंस, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों के लिए हम आपके पास हज़ारों स्टूडेंट भेजेंगे और वो सीख के वापस आ जाएंगे। तो इंडिया वाले जो हैं, इंडिया गलती ये हो रही है कि ये जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें लिबरल आर्ट्स जिसको कहते हैं, जो सोशल साइंसेज हैं, ह्यूमैनिटीज़ हैं, जिसमें ये सारी जेंडर स्टडीज़ हैं और ये माइनॉरिटी स्टडीज़ हैं, दलित स्टडीज़ हैं, इनके बारे में जो अमेरिका का विचार है, वो जो लिबरल आर्ट्स कहला जाता है, वो इंडिया में ला रहे हैं। तो एनईपी में उनको ये कहना चाहिए था कि जो लिबरल आर्ट्स है वो फॉरेन नहीं आएगा। ये तो चाइना से हमको सीखनी चाहिए। लिबरल आर्ट्स जो है हम भारतीय लिबरल आर्ट्स निकालेंगे। हमारे वेद में भी लिबरल आर्ट्स के बहुत थियोरीज हैं, जो हमारे अर्थशास्त्र है, जो धर्मशास्त्र है, जो इतिहास में लिखा हुआ है, जो हमारी आर्ट हिस्ट्री है, जो नाट्यशास्त्र है, जो हमारे ये फिलॉसफी है, ये सारा लिबरल आर्ट्स ही है। जो हमारी सोशल थ्योरी है वो हमारी लिबरल आर्ट्स है। तो हमको अपने इंडियन वैदिक लिबरल आर्ट्स के अनुसार हमको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ें डालनी चाहिए। अभी ये हो रहा है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आईआईटीज़ हैं, इनमें भी ये अमेरिकन लिबरल आर्ट्स ला रहे हैं। और जो अच्छा तरह से काम चल रहा था आईआईटीज़ में, जो बिल्कुल ब्रेन्स पैदा कर रहे थे, अब वो एक्टिविस्ट पैदा कर रहे हैं। ये हम अपने जो टेक्नोलॉजी है, आईटी है, इंजीनियरिंग है, उनको भी हम नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम फॉरेन हार्वर्ड से लिबरल आर्ट्स इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं। एक और बार बार जो अमेरिका में आपने लिबरल आर्ट्स और ह्यूमन राइट्स की खास करके बात की, उसमें ये एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन मुस्लिम्स वाला, वो ये लोग सेनेटर्स के साथ लॉबी करके हर बार एक लिस्ट निकालते हैं कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, उसमें ये लोग इंडिया का नाम डाल देते हैं। उसके बाद कल जो है रूस में एक स्कूल पे गनमैन ने हमला किया, 11 बच्चों को मार दिया, उसके यहाँ पे वो क्रूकेड क्रॉस जो है वो आया। इन सब में मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पे गार्डियन हो, एनवाईटी हो, बीएमपी हो, जितने न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सब उसको जानबूझकर स्वास्तिका लिखते हैं, जानबूझकर। और इस पर हमारी गवर्नमेंट, पीएमओ या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन सब का एक स्टेटमेंट तक नहीं आता कि ये जो है आप मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अब देखिए, करीब 15 साल पहले जब स्वामी दयानंद सरस्वती थे, अर्ष विद्या गुरुकुलम के, वो हिंदू आचार्य सभा के हेड थे। अब वो नहीं रहे।
हमारे साथ बहुत हमने उनके साथ काम किया। तो उस समय जूज़ ने अब हिंदूज़ को अप्रोच किया कि हम हिंदू जूइश समिट करना चाहते हैं, एक बैठक करना चाहते हैं जो टॉप जूइश और टॉप हिंदू लोग होंगे। तो स्वामी जी ने मुझे बुलाया कि आप बताओ क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा ये जो जूस लोग हैं, क्योंकि हिटलर जो नाचीज थे उन्होंने जूस के अगेंस्ट होलोकॉस्ट किया और मारे गए, तो उसके कारण जो उनका सिंबल था वो स्वास्तिक नहीं था, वो हुक क्रॉस था। तो उसको गलत तरह से ट्रांसलेट करके स्वास्तिक बनाया गया अंग्रेज़ों ने, ताकि डिवाइड एंड रूल हो, ताकि जो आर्य समाज है, ये जो लोग हैं, उनके अगेंस्ट हो। और ये फिर इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेप्ट किया गया कि स्वास्तिक ही है, नाचीज जो है वो स्वास्तिक ही है। फिर ये कहा गया कि जो नाचीज हैं वो इसीलिए बने नाची, इतने खतरे के लोग, क्योंकि वो वेदांत से ही सीखे आए थे। आर्यन थे आगे। तो ये सारा बकवास है, बिल्कुल गलत है। तो हमने स्वामी जी को कहा कि हम क्योंकि जूस को मिलेंगे तो हमको ये एजुकेट करना चाहिए। तो स्वामी जी सपोर्टेड मी। जितने भी और बाकी हिंदू थे उस बैठक में बैठे थे, स्वामी जी को एडवाइस कर रहे थे। वो कह रहे नहीं बहुत डेंजरस है, ये नहीं कहना चाहिए, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हमको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, हमको उनको कहना चाहिए कि गॉड इज़ वन, ये वो बातें। तो मैंने कहा नहीं, जूस लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, वो फिलॉसफी सीखने नहीं आए आपके पास, वो पॉलिटिकल बात सीखने आए हैं। वो कह रहे हैं कि हमको इकट्ठे मिलके कैसे वर्ल्ड में जाना चाहिए, क्योंकि उनके अगेंस्ट भी इस्लामिक लोग हैं, हमारे अगेंस्ट भी हैं, वो इसलिए आए हैं, वो यूनिटी के लिए आए हैं। तो ये यूनिटी प्राप्त करने के लिए हमको उनको समझाना चाहिए कि ये जो स्वास्तिक की बात हो रही है गलत हो रही है, आप हमको हेल्प कीजिए। क्योंकि एक बार जूस हमको हेल्प करेंगे तो बाकी लोग भी समझेंगे, क्योंकि जूस ही तो विक्टिम थे ना नाचीज के। तो स्वामी जी ने मुझे कहा कि ठीक है आप बोलना। तो वो जो मीटिंग हुई, एक दिल्ली में मीटिंग हुई जूस और हिंदूस की, फिर एक लंदन में हुई, फिर एक न्यूयॉर्क में हुई, फिर एक टेलवीव में हुई। उसमें हमने दिल्ली वाले में, लंदन वाले में, न्यूयॉर्क वाले में, मैं टेलवीव नहीं जा सका, तो वहाँ पर ये प्रेजेंटेशन हमने दी। जूस को बहुत अच्छी लगी। जूस ने कहा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो हमको फैलानी चाहिए। तो फिर एक कमेटी बनाई, उसमें 2 जूश लोग थे और 2 हिंदूज लोग थे। मेरे को हिंदू साइड से लगाया गया कि आप लोग तैयार करो, रिसर्च करो और तैयार करो क्या रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए, अगली मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगी। तो हमने रेजोल्यूशन पास की कि ये जो हिंदू सिंबल है स्वास्तिका का, इसके साथ कोई जूस का, ये हिटलर के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और इसका ये सिंबल ऑफ पीस एंड गुड हेल्थ, गुड विशेस। और ये हिंदू का भी है, ये बुद्धिस्ट का भी है, जैन का भी है, सबका है। और ये सिंबल आपको कई कल्चर में दिखाई देता है, तो इसको बदनामी नहीं करनी चाहिए। अब ये साइन हो गया, मेरे पास उसकी कॉपी है। जूइश हाईएस्ट लेवल लोगों ने साइन किया, हिंदू साइड में हाईएस्ट लेवल लोगों ने साइन किया। और ये जो है, अब ये प्रूफ है, जब भी हम जूइश लोगों से मिलते हैं हम उनको ये दिखा देते हैं, दे आर वेरी इंप्रेस्ड कि ये तो ठीक ही है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च करके ही साइन किया था। वैसे साइन नहीं करते जूइश लोग। तो इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये बात फैलाएं। इंडियन गवर्नमेंट का काम था, ये कल्चर मिनिस्ट्री का काम है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस का काम है, इंडियन एम्बेसीज का काम है, ये नेहरू सेंटर्स का काम है, ये HRD मिनिस्टर का काम है। ये लोग काम नहीं करें। और हमने कितनी बार प्रपोजल दिया कि हमारी फाउंडेशन ये सेमिनार चलाएगी, लेकिन आपको मॉरल सपोर्ट तो देनी चाहिए। हम आपसे पैसा वैसा भी नहीं मानते, लेकिन आप चाह के कुछ तो सपोर्ट करो, ताकि लोगों को पता चले कि इंडियन गवर्नमेंट इज बिहाइंड ऑल दिस, इंडियन गवर्नमेंट ये सपोर्ट करती है। उनको सपोर्ट नहीं मिली क्योंकि वो कह रहे हैं वो कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहते। अब ये कंट्रोवर्सी क्या है, ये एंटी इंडिया जो बोल रहे हैं उसको हमको खड़े होकर जवाब देना कोई कंट्रोवर्सी बात है? यदि मतलब आपको गाली दे रहे हैं और आप उसका जवाब दिए तो वो कंट्रोवर्सी बन गई। तो हम तो आपको अपने आप को डिफेंड ही कर रहे हैं ना। तो इंडियन गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं किया। और एक बात तो ये भी है कि जो IFS के लोग हैं उनको इसके बारे में मालूम ही नहीं, कुछ नॉलेज भी नहीं है। अब यहाँ पर फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट है, JNU के साथ फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट है, जहाँ इंडियन फॉरेन सर्विस के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पर हमने 2-3 बार पिछले सालों में लेक्चर भी दिए हैं। वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो हमारे मित्र थे, उन्होंने लेक्चर भी दिए हैं। इस बार मैं आया हूँ, ये पुस्तक हमने उनको दिखाई, कहा कि हम लेक्चर देना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड, उनका जवाब ही नहीं है। वो क्यों शर्मिंदा है? देखिए, एक तो हम जो इंडिया के अगेंस्ट हो रहा है वो हम एक्सपोज कर रहे हैं, तो इंडिया वालों को सपोर्ट करनी चाहिए। तो सपोर्ट करने के बजाय वो तो वो कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। वही कंट्रोवर्सी को लेके ये लोग इतना डरते हैं कि सरदार उधम सिंह करके एक फिल्म आई थी,
पिछले साल, बहुत अच्छी फिल्म है, जलियांवाला बाग की ब्रुटैलिटी के ऊपर है, और उसको ऑस्कर के लिए जो नामित करते हैं हमारे देश से, उस ज्यूरी ने ये कहकर बताया कि ये यार इसमें ब्रिटिश को बहुत पुअर लाइट में दिखाया गया। मतलब जिसने खड़े होके गोलियां चलवा के हजारों लोगों का नरसंहार किया, उस ब्रुटैलिटी को दिखाने में तुम अमेरिका भेजना, ऐसा भी नहीं है कि ब्रिटेन के पास भेज नहीं, आजकल ब्रिटेन भेजोगे चलेगी भी, क्योंकि ब्रिटेन में गिल्टी है। जैसे अमेरिका में व्हाइट लोग गिल्टी हैं ब्लैक्स में, तो ब्रिटेन में व्हाइट लोग गिल्टी हैं ब्राउन इंडियन के। तो ये हमको बात आनी चाहिए। हमारे लोग इतना बेवकूफ़ है, उनको ये नहीं पता कि जो गिल्ट कॉम्प्लेक्स वेस्ट में है, इसी को एक्सप्लॉइट करके लेफ्ट विंग आ गया है। ये इंडिया के अगेंस्ट जो आ रही है सेनेट में, कांग्रेस में, ये लेफ्ट विंग वाइट गिल्ट को एक्सप्लॉइट करके ये सारा कुछ लेफ्टिस्ट आइडिया ने ले आया है। और उसमें इंडियन लोग जो दलित हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम हैं, वो उसमें आ गए हैं कि भी हाँ हमको भी चाहिए हेल्प। तो ये इसीलिए बात ऐसे पैदा हुई है। अब जो जलियांवाला बाग में हुआ, जो ब्रिटिश ने किया, वो तो इट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। हॉलीवुड बहुत जो लिबरल है, लेफ्टिस्ट है, दे लाइक दिस आइडिया। वो तो आगे बढ़ेंगे, उसको ऑस्कर मिलेगा। तभी तो, क्योंकि हमने ऐसी मूवी को नहीं दिया, तभी तो ये जो RRR करके वो जो दूसरी थी जो बॉम्बे के स्लम्स के बारे में थी, स्लम डॉग मिलियनेयर। अब स्लम डॉग मिलियनेयर यही तो है, क्योंकि जो लिबरल लेफ्ट विंग है वो कहते हैं हाँ जो नीचे थे उनके बारे में कहानी है, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। सेम तरीके से जो जलियांवाला बाग है, इट वुड बी एक्चुअली बहुत सिंपैथी आनी थी इंडिया के बारे। इंडिया में लोगों को अमेरिका की थिंकिंग ज़्यादा इतनी डिटेल में नहीं मालूम। वो समझते हैं कि हमने एंटी ब्रिटिश, एंटी कॉलोनियल करेंगे तो बुरा लगेगा। बुरा नहीं लगेगा, वो तो बहुत ही पॉपुलर बात है। इनफैक्ट उसमें लिबरल लेफ्ट विंग आपको सपोर्ट करेगी। नहीं, अभी आप जो बोल रहे हैं उसका सबसे सटीक उदाहरण है RRR करके राजामौली जी की एक पिक्चर आई थी, इंडिया में सुपर हिट रही, और US में तो कह रहे हैं कि इस तरह की फिल्में हॉलीवुड तक में नहीं बनती, जबकि उसमें रेडिकुलस लेवल के स्टंट्स हैं, ड्रामा है, और ब्रिटिश की ब्रुटैलिटी उसमें भी दिखाई गई। और वो आप सही कर रहे हैं कि वहाँ हर तरह के लोग जो है उसकी बड़ाई कर रहे हैं। खैर सर, आगे बढ़ते हैं। उम्मीदवार नेटवर्क जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उस पर आपने काफ़ी डिटेल में लिखा है कैसे लेयर्ड तरीके से ये कुछ NGOs को फंड करते हैं, उसके नीचे और NGOs होते हैं उसको फंड करते हैं, उसके नीचे और है, ऐसे करके चल रहा है। और भारत में भी ये नेटवर्क काफ़ी नोटोरियस है। इन्होंने कई ऐसे NGOs को फंड किए हैं जो हमारे विकास कार्यों को रोकते हैं, वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में चले जाएंगे इन जगहों पे। और ये हेट स्प्यूइंग पोर्टल्स को फंड करते हैं, जो छोटे छोटे ऑल्टरनेटिव वॉइसेस के नाम पे पोर्टल्स हैं उनको फंड करते हैं। और आपने उसके फाउंडर को यंग वर्सन ऑफ सोरोस जो है कहा है, उनका क्या है मतलब, वो भारत में इतना ज़्यादा क्यों इन्वेस्टेड है? देखिए, एक है पियर ओमिद्यार, उनका नाम है। वो ईरानियन बैकग्राउंड के, ईरानियन टर्किश बैकग्राउंड के हैं, और अमेरिकन सिटीज़न हैं, और मल्टी बिलियनियर हैं। $20 बिलियन उनकी वेल्थ है। और वो काफ़ी टेक इंडस्ट्रीज में पायनियर थे। वो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और ये उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत जानते हैं। अब ये लोग जॉर्ज सोरोस के पीछे पड़े हुए हैं। और मैं कह रहा हूँ यार, 10 साल की पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात है। जॉर्ज सोरोस अब 80s में है, कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, कर ही जाएगा। पर वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, उसका ओल्ड टेक्नोलॉजी है। ये उसकी जॉर्ज सोरोस की आधी उम्र के लोग जो हैं, उससे डबल ट्रिपल उनके पास पैसा है, उम्र उनकी 10 आधी है, जोश बहुत है, एनर्जी बहुत है। वो दे आर द न्यू जॉर्ज सोरोस। उनके बारे में होना चाहिए। उनके बारे में ज़ीरो। ये जो जितने भी चैनल्स चलाते हैं, जो बहुत एक्टिविस्ट बन गए हैं, जो ब्रेकिंग इंडिया में अब आ गए हैं पिछले 10 सालों से, हमारी जो पहली पुस्तक थी उसको लेकर आगे जा रहे हैं, वो 10 साल ऑब्सोलीट हो गए। वो सिर्फ ब्रेकिंग इंडिया 1.0 में काम कर रहे हैं। अब ये है ब्रेकिंग इंडिया 2.0। अब ये टेक्नोलॉजी भी दूसरी है, हार्वर्ड भी नई बात है, ये जो ओमिद्यार जैसे लोग हैं कई हैं, वो भी नई बात है। तो इसके बारे में होना चाहिए। अब ओमिद्यार ने इंडिया में $500 मिलियन इन्वेस्ट करके, ये तो ऑफिशियल किया है, फ्यू हंड्रेड वेंचर कैपिटल लगा दिए। अब ये वेंचर कैपिटल का ये होता है कि जो NGO में पैसा डाले, उसको तो FCRA में जो फॉरेन मनी आ रहा है रिपोर्ट करना होता है। पर लेकिन जो FDI आता है, इन्वेस्टमेंट के द्वारा आता है, वो सेम रिपोर्टिंग नहीं है। वो तो है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतने शेयर्स मिलेंगे, मेरी ये टेक्नोलॉजी है जैसे है। तो वो FDI के नाते इन्वेस्ट कर रहे हैं।
ऐसी वेंचर्स में इन्वेस्ट करें, किसी में 50 लोग हैं, किसी में 200 लोग हैं, छोटे मोटे बेंगलोर में टेक एंटरप्रेन्योर्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कि हम नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं, हम इंडिया को टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन काम ऐसा कर रहे हैं, एक तो वो सारा डेटा ले रहे हैं जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आएगा, जो इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए, उनके मन कैसा है, साइकोलॉजी कैसी है, सोशल मीडिया क्या है, उनके कौन बैकवर्ड लोग हैं, कौन फॉरवर्ड लोग हैं, प्रोफाइलिंग कौन लड़ रहे हैं आपस में, कौन क्या विचार हैं, कैसे हैं, वो सारा मैपिंग कर रहे हैं इन इन्वेस्टमेंट्स के साथ। ये भी कर रहे हैं कि ये जो इंडिया में लीगल सिस्टम है, क्या क्या लॉ लीगल केसेस चल रहे हैं, किसके अगेंस्ट किसके क्या हो रहा है, कौन लोग वर्नेबल हैं, किसका पैसा ज़्यादा है, किसी को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको खरीदा जा सकता है। तो ये सारी रिसर्च वो करते जा रहे हैं, सारा डेटा चलता जा रहा है उनके पास। दूसरी बात ये है कि ये अपनी विचारधारा जो सोशल जस्टिस की विचारधारा है, वो ये टेक्नोलॉजी वाले लोगों में डाल रहे हैं। मतलब ये जैसे ऐसे सांप ला रहे हैं और उनमें ऐसा जहर डाल रहे हैं कि बच्चों को लगता है कि मेरे को अमेरिका वालों ने मिलियनेयर बना दिया, मेरे वेंचर को पैसा दे दिया, तो मेरी तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ, मुझे क्या। लेकिन वो उसके साथ साथ उनकी आइडियोलॉजी भी बदल रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो उनका एक है जो 500 मिलियन जो 500 मिलियन लोएस्ट स्टेटा के इंडियन लोग हैं, उनके वेबसाइट में आप देखें, वो कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी है उनको टारगेट करने। मतलब जो बॉटम 50% है, 40% है, उसको टारगेट करेंगे क्योंकि वो वल्नरेबल ज़्यादा है। तो वहाँ पर उनके पैसा भी ज़्यादा खरीद सकता है लोगों को। हाँ, और उन लोगों की ज़रूरत भी है, उन लोगों के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट बड़ी खुश है, नीति आयोग बड़ी खुश है कि हमको ना ये हमारे कंट्री में डिजिटल टेक्नोलॉजी गरीबों को बांट रही है। ये तो इंडियन गवर्नमेंट का काम है, ये उनका किसी विदेशी का काम थोड़ी है। एक गाँव में कहीं डिजिटल सर्विसेज लाना ये हमारी गवर्नमेंट का काम है, ये हमारे देश का काम है, ये को विदेशी थोड़ा करेगा। तो हमको ये नहीं खुश होना चाहिए कि वो विदेशी आ रहा है हमारे लोगों को प्यार से एक सिखा रहा है। हमको तो वी शुड बी कंसर्न कि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, ये तो नेशनल सिक्योरिटी की बात है, पर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने कभी कुछ किया नहीं। ये जो ओबीडीआर नेटवर्क है, इसका काफ़ी इसके अगेंस्ट काफ़ी एक्सपोज किया गया है फॉरेन कंट्रीज़ में, ये हमने काफ़ी कोट किया है कि कैसी इनकी स्ट्रैटेजीज है। ये ऊपर से तो ये दिखाते हैं कि हम ये टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर हैं, सिर्फ बस हम तो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर हैं और बच्चों को हम टेक्नोलॉजी के बारे में सिखा रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये उनको आइडियोलॉजी भी दे रहे हैं। तो ये डेंजरस चीज़ है। अब देखिए, कोई इन्होंने इलीगल काम नहीं किया, ये जो कर रहे हैं लीगल है। आप आके कंपनी शुरू कर सकते हैं, आप आके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, आप ओपन मार्केट है आइडियाज़ की, तो उनको जो भी आपकी आइडियोलॉजी है वो भी सिखा सकते हैं। तो कोई लॉ नहीं उन्होंने ब्रेक किया, बट लीगल तरीके से ही जो कर रहे हैं उसका एंटी इंडिया इफेक्ट हो रहा है। तो ये हमको समझना चाहिए कि क्या बात है। सरकार को मतलब वेटिंग करनी चाहिए या मंथली या ट्राई मंथली ऑडिट्स करने चाहिए कि ये लोग एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। हमने बड़ा ऑफर किया है, हमको वो पैसा वैसा भी नहीं चाहिए, हम आपको ऑडिट करके दे देंगे, आप हमको परमिशन दीजिए और आप हमको ऑडियंस दीजिए। हमने जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी ऑफर दिया है कि आप जो फिलैंथ्रोपी कर रहे हैं हार्वर्ड में, तो हम उसको एनुअल रिपोर्ट देंगे आपको, और आप उसको, जैसे ऑडिटर होता है, ऑडिटर की रिपोर्ट ही है, ये सिविलाइजेशनल ऑडिट समझिए इसको। तो हम सिविलाइजेशन ऑडिट देंगे कि आपकी जो इफेक्ट है सिविलाइजेशन पर, क्या इफेक्ट है, कौन क्या कर रहा है, कौन ठीक है कौन गलत कर रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट को भी कहा है, हमने ICCR को भी कहा है, HRD वालों को भी कहा है, कल्चर मिनिस्ट्री वालों को भी कहा है कि ये जो इंडिया में फॉरेन इंटरवेंशन आ रही है, तो इसके बारे में आपको एक सेल होना चाहिए जहाँ पर आपके यू शुड हैव अ मैप। जैसे वो आपके ऊपर मैप नक्शा बना रहे हैं, आपका नक्शा बना रहे हैं, उनके हाथ में है, तो आपको भी उनके बारे में नक्शा बनाना चाहिए कि ये जो लोग आ रहे हैं कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इनका क्या हिस्ट्री क्या है, कैसे इनके विचार हैं, क्या करना चाहते हैं। तो इंडिया शुड नो। अब इंडिया में देयर इज नो वन ग्रुप यू कैन गो, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जहाँ पर आप जाएंगे और वो कहेंगे अच्छा हमको सारा कुछ मालूम है, कोई ऐसा बात नहीं। यदि ऐसी कोई जगह होती तो हमको ये बुक लिखने की जरूरत नहीं होती। सर, ये पुस्तक थोड़ी मोटी है। हाँ, और इस पे कल मैं प्रोफेसर साहब से बात कर रहा था, आपके मित्र से, तो उन्होंने बताया कि आपने इसको पढ़ने का एक तरीका बताया कि इससे डरे नहीं कि इतनी मोटी पुस्तक है। वो थोड़ा मैं चाहूँगा दर्शकों को आप देखिए। सिर्फ 100 पेज पढ़ने की बात है, 99% लोगों को सिर्फ 100 पेज पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इंट्रोडक्शन है चैप्टर, वो 30-40 पेज का है। एक है कंक्लूजन चैप्टर, वो भी उतना ही पेज का है।
और बीच में 22 चैप्टर हैं। जो 22 चैप्टर हैं उनके पहला पेज है ओवरव्यू, जो सारी उस चैप्टर की समरी है। उसमें जो पॉइंट्स हैं मेन पॉइंट्स जो उस चैप्टर के हैं वो लिखे हुए हैं। मतलब आपको हमने सारा चैप्टर समरी तरीके से एक पेज में, 1-1.5 पेज में बता दिया कि ये चैप्टर इस बारे में है। तो आपको 100 पेज पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन पढ़िए और हर चैप्टर की समरी पढ़ते जाएं, बाकी पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, और फिर कंक्लूजन पढ़ लें। तो ये सारा कुछ 100 पेजेस में हो जाएगा। आप किसी फ्लाइट में जा रहे हैं 2 घंटों में पढ़ सकते हैं। तो इससे आपको सारे जो मेन पॉइंट्स हैं, सारे जो मैंने अभी बताए हैं, जो सारे मेन पॉइंट्स हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। फिर जिस चीज़ में आप ज़्यादा गहराई में जाना चाहते हैं उसका अलग अलग चैप्टर है। अब आपने ओमिदियार के बारे में पूछा, तो ओमिदियार का अलग चैप्टर है। तो मैंने जब बताया कि ये आईआईटीज़ के अगेंस्ट हमला हुआ, वो कह रहे हैं आईआईटीज़ कास्ट वाले हैं, रेसिस्ट वाले हैं, वो जो हार्वर्ड वाले लोगों ने पुस्तक निकाली उसका अलग चैप्टर हुआ। तो इस तरह से हर एक अलग अलग चैप्टर है। और ये जो मित्तल इंस्टीट्यूट है, जो लक्ष्मी मित्तल ने हार्वर्ड में चलाया, चेयर है, उसका अलग चैप्टर है। जो महिंद्रा है, आनंद महिंद्रा ने हार्वर्ड में शुरू किया, उसका अलग चैप्टर है। जो कैनेडी स्कूल है हार्वर्ड में, कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर इंडियन लोगों को जाकर ट्रेन किया जाता है, उसका अलग चैप्टर है। तो हर एक पॉइंट का अलग अलग चैप्टर है। अच्छा, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये एक पुस्तक है, हार्वर्ड प्रोफेसर ने लिखी है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस वहां दी जा रही है। हार्वर्ड प्रोफेसर हैं अजंता सुब्रमण्यन, खुद ब्राह्मण हैं, काफी एलीट बैकग्राउंड की हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो आईआईटी हैं ये मेरिट वहां की धोखे की बात है। मेरिट जेन्युइन ठीक नहीं है, गलत है। एक्चुअली ये कास्ट की बात है। ये कास्ट को मेरिट के पीछे छुपा रहे हैं, कह रहे हैं ये मेरिट वाले लोग आगे जा रहे हैं, जिनका मेरिट ज्यादा है, जिनके एग्जाम में ज्यादा नंबर है। एक्चुअली ये कास्ट वालों को प्रिफर कर रही है। तो इसका है कास्ट ऑफ मेरिट इंजीनियरिंग एजुकेशन इन इंडिया। ये सारी बुक जो है इतने बड़े पेजों की, 400 पेज की, इसी के बारे में। इसमें ये लिखा है, अजंता सुब्रमण्यम challenges the comfortable assumption by illuminating the controversial relationship among technical education, caste formation and economic stratification in modern India. Though through in-depth study of the elite Indian institutes of technology, widely seen as symbols of national promise and pride, she reveals the continued working of upper class privilege within the most modern institutions. मतलब सारी पुस्तक का यही काम है। अब इतनी इंपॉर्टेंट बुक है जिसका कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, और हम उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। 40 पेज का चैप्टर है इसके बारे में, इसके पॉइंट बाय पॉइंट क्या कह रही है और हमारा क्या जवाब होना चाहिए। आईआईटीज को करना चाहिए, हमारे को हेल्प करनी चाहिए। आईआईटीज ने कुछ एक रिव्यू भी नहीं किया इस बुक का, वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं। वो कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनका बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि वो बड़ा सेफ, बड़े अच्छे नॉन कंट्रोवर्शियल काम करना चाहते हैं ताकि उनका बिजनेस चलता जाए विदेशों के साथ। तो ये प्रॉब्लम है। इसका सर अनुवाद आ रहा है हिंदी में या अन्य भाषाओं में? तो हम सहायता मानते हैं। हमारी एक टीम है, वो उसको अनुवाद कर रही है, लेकिन हमको और हेल्प चाहिए। कोई वॉलंटियर हो जो उसको एक्सपीरियंस है अनुवाद करने का, छोटे मोटे आर्टिकल नहीं बट पुस्तक का, तो हमारे से कॉल करें, हम फंडिंग देंगे, हम उनको हायर करेंगे। हम चाहते हैं कि 3-4 महीनों में यदि ये ट्रांसलेट हो जाए तो हम हिंदी, देखिए हम इस विजिट में तो 3-4 हफ्तों के लिए है, दिवाली के लिए हमको वापस यूएसए जाना है अपनी फैमिली के साथ, लेकिन हम जनवरी-फरवरी में दोबारा आएंगे इंडिया में और काफी फिर टूर करेंगे। तो हम चाहते हैं ये हिंदी की बुक तैयार हो जाए तो उसको लॉन्च करेंगे। तो हमको हेल्प चाहिए इसके लिए। अंतिम प्रश्न है कि क्या कुछ आशा बची हुई है? क्या मतलब रेमेडियल मेजर्स लिए जा सकते हैं क्या? तो रेमेडियल मेजर्स ये होगा, पीएम मोदी जी से हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप ये जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको बुलाएं और कहें कि हम आपसे बैठक करेंगे, और जिन लोगों ने पुस्तक लिखी है उनको भी बुलाएंगे। और आप प्राइवेटली, पब्लिक के सामने नहीं की जरूरत, किसी को शर्मिंदा नहीं करना, किसी को अटैक नहीं करना, किसी को कोई हम ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन हम समझना चाहते हैं कि ये जो आप काम फंडिंग कर रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है,
तो इसका आप क्या समझते हैं इसके बारे में, और ये आपकी इंटेंशन है या आपको मालूम नहीं था ये क्या हो रहा है? और फिर ये एक डिसीजन होना चाहिए कि आप लोग मिलकर 3-4 इंडस्ट्रियलिस्ट मिलकर हार्वर्ड को कॉल करो, हार्वर्ड के प्रेसिडेंट को जाओ और कहो कि या तो हम विड्रॉ कर लेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कंट्री के बारे में ऐसा लिखा जाए, और या आप इसको सुधारो। तो कुछ चेंज होना चाहिए। और एक तो हम एनुअल रिपोर्ट मांगेंगे इंडिपेंडेंट ऑडिटर से कि आप क्या काम करें हमारे नाम पर, और दूसरा हम भी आपको देना चाहते हैं कि हमारा विचार क्या है आर्यन थ्योरी के बारे में, हमारा विचार क्या है ये रेसिज्म की बातें में, हमारी पॉलिसीज़ हैं कश्मीर के बारे में, हमारी पॉलिसीज़ जो भी हैं आप हमारी पॉलिसीज़ भी समझिए और हमारी वो भी बताएं। यदि आप कहते हैं आपकी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है, जो भी आप करना चाहते हैं करते हैं, तो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम में ये नहीं कि एक तरफ बताएं दूसरी तरफ मत बताएं। यदि आप कह रहे हैं ये स्वस्तिका फैसिस्ट है तो उस स्वस्तिका की क्या एक्चुअल हिस्ट्री है वो भी सिखाएं। तो हमारे को चाहिए कि आप लोग अपने स्पीकर सिलेक्ट करते हो जो एंटी इंडिया हैं, तो हम भी अपने स्पीकर ले जा सकते हैं। तो ये आप राहुल गांधी को लाते हो ठीक है, और बाकी ऐसे लोगों को बहुत लोगों को लाते हो ठीक है, आप लाएं बेशक, लेकिन उनका जवाब देने वाले जो हम भेजना चाहते हैं उनको भी बुलाएं। तो दिस इज, यदि ये 3-4 इंडस्ट्रियलिस्ट ये बात मान जाएं और इनको मनाने के लिए पीएम को कुछ करना चाहिए और पब्लिक को भी कुछ थोड़ा प्रेशर करना चाहिए। यदि ये मान जाएं तो ये सारी चेंज हो सकती है, क्योंकि ये जैसे जहर फैलाया जा रहा है तो वो मिठास से प्रसाद भी फैलाया जा सकता है हार्वर्ड से, यदि आप उनको कन्वर्ट करें। तो जहाँ पर वो अड्डा है वहाँ जहाँ कर हमको कुछ करना चाहिए। अब जैसे अब जयशंकर जी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो जैसे फायर डिपार्टमेंट का होता है ना फायर एक्सटिंग्विशर, वो जाके यहाँ आग लगी तो उसको बुझाते हैं। वहाँ किसी स्टेट डिपार्टमेंट ने कुछ एंटी इंडिया कह दिया कि आप की डेमोक्रेसी नहीं है, तो वो जाके उस आग को बुझाते हैं, जवाब देते हैं। कोई न्यूयॉर्क टाइम ने कह दिया, कोई वाशिंगटन पोस्ट ने कह दिया, तो हर एक जो भी एंटी इंडिया बोल रहा है जो यहाँ पर हमने लिखा है वो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर वहाँ बुझाते रहते हैं। लेकिन कहाँ से आग पैदा हो रही है वो उन्होंने विचार नहीं किया, वो उनको समझा ही नहीं कहाँ से पैदा हो रही है। और उनको ये पढ़नी चाहिए, जयशंकर जी को पढ़नी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो अब ये मीनाक्षी लेखी है उनको पढ़नी चाहिए, और जो ICCR के लोग हैं, जो एम्बेसी के लोग हैं, जो फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट के लोग हैं, उनको ये पढ़ना चाहिए। उसके ऊपर फिर डिस्कशन होना चाहिए, वर्कशॉप होनी चाहिए। ये हम सब करने को तैयार हैं। सर आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। आपने जो प्रश्न पूछे वो बिल्कुल टारगेट करके गहराई वाले प्रश्न पूछे, तो इसलिए हमको आनंद आया कि ऐसे लोगों से तो बातचीत हमको करनी चाहिए। जी जी, धन्यवाद।